नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। प्रयागराज से बड़ी खबर है, गायों की हालत सुधारने के लिए हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। और सुझाव यह भी है कि संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें। गाय को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। गो हत्या एक्ट के मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। तो गौवंश को हाईकोर्ट का सुझाव, गौवंश को लेकर हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है और केंद्र सरकार को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। और सुझाव ये है कि केंद्र संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, क्या कुछ सुझाव में कहा गया है कोर्ट की तरफ से? देखिए, ये जावेद नाम के एक शख्स की जमानत अर्जी से जुड़ा हुआ मामला है। काउ स्लॉटर एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसमें 3 धाराएं लगी हुई थी। पिछले काफी दिनों से जेल में बंद है। उसने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और कोर्ट ने साफ तौर पर, आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने हिंदी में फैसला दिया है। 12 पन्ने का फैसला है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने, मतलब लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का कोई जजमेंट हिंदी में आया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाईकोर्ट ने उसमें साफ तौर पर कहा है कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। और कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया है कि वो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे और इसके लिए बाकायदा संसद में बिल पेश करे और उस बिल के आधार पर कानून बनाए और जो कानून बने उस पर सरकारों के जरिए जो है वो सख्ती। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि सुझाव पर अमल होता है या नहीं होता, किस तरीके से सुझाव को लिया जाता है। मोइन, आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और बड़ी खबर बरेली से है। बरेली में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरे हादसे में 4 लोगों के दबे होने की सूचना है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला है। तो बरेली से बड़ी खबर है, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई। हादसे में 4 लोगों के दबे होने की आशंका है, सूचना है। मौके पर राहत और बचाव का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला है। तो निर्माणाधीन भवन गिरा है और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है और आशंका इस बात की है, सूचना इस बात की है कि लगभग 4 लोग यहां पर दबे हो सकते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है, क्या स्थिति है मौके पर? क्या किसी को निकाला जा सका है बाहर? देखिए, आपको बता दूं कि अब तक 2 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और लगभग 5 से 7 लोग अभी भी बताए जा रहे हैं दबे होने की वहां पर स्थिति है। दरअसल ये बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, उस दौरान वहां पर ये 2 मंजिला इमारत पूरी गिर गई है, जिसके बाद वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। स्थानीय लोग, कई थानों की पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए हैं। जेसीबी मशीन से वहां पर मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और किसी भी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। फिलहाल जिन 2 लोगों को अभी तक निकाला जा सका है उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। शुक्रिया आपका अनूप, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अहम मामलों में सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसमें से पहला मामला फिरोजाबाद में डेंगू के बढ़ते मामलों का है, जिसमें सीएमओ को हटा दिया गया। तो वहीं दूसरा मामला सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराए जाने से जुड़ा है, जिसमें दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आपको सिलसिलेवार दोनों खबरें बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। तो फिरोजाबाद में सीएमओ को हटाया गया, वहीं दूसरी तरफ जांच समिति गठित करके सुपरटेक के मामले में दोषी जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक और बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौजूदा वक्त में 238 बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक जिले में मृत्यु का आंकड़ा 56 के पार हो गया है। हालात को देखते हुए सीएम ने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हटा दिया है और अब हापुड़ के सीएमओ दिनेश कुमार प्रेमी को फिरोजाबाद का नया सीएमओ बनाया गया है। जिले के अस्पतालों की हालत बद से बदतर नजर आ रही है। लोग अपने बीमार बच्चों को लेकर जमीन पर ही इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हालात काबू में है।
यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का कहना है कि मथुरा में जो केस आए थे उनमें डेंगू नहीं निकला है बल्कि स्क्रब टाइफस बीमारी मिली है, जबकि फिरोजाबाद के सैंपल की रिपोर्ट जल्दी आएगी। फिलहाल फिरोजाबाद में 19 रैपिड रिस्पांस टीम बनाकर काम किया जा रहा है। तो यूपी में कोविड के बाद डेंगू का डंक, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि जो मथुरा में केस आए थे उनमें डेंगू नहीं निकला है बल्कि स्क्रब टाइफस नाम की बीमारी मिली है। देश के तमाम राज्यों में कोरोना के मामलों में फिर से तेजी आने लगी है। यूपी में केस भले ही कम हो, लेकिन अन्य राज्यों को देखते हुए अब यूपी में सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। हमारे साथ में इस समय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, अन्य राज्यों में जो केस बढ़े हैं उसके बाद RT9 में भी चर्चा हुई, किस तरह के निर्देश अब दिए गए हैं? अन्य राज्यों में जो बढ़त कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं उसका तो कारण वो राज्य के लोग बता पाएंगे, मगर उसको देखते हुए चिंता ज़रूर है। उत्तर प्रदेश बड़ा एक आबादी है, 24 करोड़ की आबादी है, और समय समय पर हम जो टेस्टिंग करते हैं 2 लाख करीब 1.5 लाख से लेकर 2 लाख से 2.25 लाख फोकस टेस्टिंग करते हैं, टारगेटेड टेस्टिंग करते हैं। ICMR के गाइडलाइन के माध्यम से जितने भी हाई पॉजिटिव स्टेट्स हैं वहाँ से वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स, वहाँ के RT-PCR के सर्टिफिकेट। कोरोना के केसेस में राहत मिली है यूपी में, लेकिन इस समय डेंगू, वायरल और जो मौसमी बीमारियां उनको लेकर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी है। डेंगू के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, डेंगू के केसेस जो अभी सूचना मिला है, जैसे कि मथुरा में केसेस कुछ निकले थे मगर वो डेंगू नहीं निकला, वो स्क्रब टाइफस नाम का एक बीमारी है वो निकला है। और फिरोज़ाबाद में क्योंकि सैंपल थोड़े लेट भेजे गए थे, मगर वो KGMU से आज शाम तक या कल सुबह तक पता चल जाएगा कि उसका एग्जैक्ट कारण क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना स्वास्थ्य मंत्री जी को, जिन्होंने बताया कि कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन डेंगू और वायरल के जो केसेस हैं उन पर निगरानी के लिए, उनको रोकने के लिए, नियंत्रण के लिए आगे पूरी योजना तैयार कर ली गई है, जिसके तहत अब प्रदेश भर में अभियान भी चलाया जाएगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। सुपरटेक के ट्विन टावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम ने भी सख्त रुख दिखाया है और जिम्मेदार अधिकारियों को कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही ट्विन टावर मामले में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को एमराल्ड बिल्डिंग के टावर 6 और 7 को गिराने के आदेश दिए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर्स और प्राधिकरण अधिकारियों से मिलीभगत से टावर बनाए जाने की बात कही थी। इसके लिए 3 महीने के अंदर दोनों अवैध टावर गिराए जाने और फ्लैट होल्डर्स को उनका पैसा 12% ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बने 5,51,000 घर लाभार्थियों को दिए गए और दोनों योजनाओं के तहत 2 साल में घरों को तैयार किया गया है। इन आवासों के निर्माण की लागत 6,637 करोड़ रुपए है। सीएम योगी ने 5 लाभार्थियों को अपने हाथों से घर की चाबी दी। इस दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। इसके पहले सोमवार को सीएम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया था और इस दौरान 2,853 लाभार्थियों को उनके खाते में योजना की पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के 1341.17 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना कि हर गरीब का घर हो अपना, यह साकार उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जब 4 वर्ष के दौरान ही मात्र प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर 41,73,000 से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज 5,51,000 लाभार्थी अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए भी आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं, आपको ढेर सारी बधाइयां हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार यानी कि आज से 1ली से 5वीं तक के छोटे बच्चों के स्कूल खुल गए। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ क्लासों का संचालन के सख्त निर्देश दिए हैं। क्लास में आने से पहले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाए गए, फिर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्लासरूम में बिठाया गया। हालांकि पहले दिन स्कूल में बच्चों की संख्या काफी कम रही। गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों की पढ़ाई 2 शिफ्ट में करवाई जा रही है। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 11 तक और दूसरी शिफ्ट सुबह 11:30 से 1:30 बजे तक क्लासों का संचालन होगा।
इससे पहले यूपी में 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं और 21 अगस्त से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। कोरोना के कारण मार्च 2020 में क्लास 1 से 5वीं तक के स्कूल बंद किए गए थे। तब से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही थी। यूपी सरकार बेसिक स्कूल के बच्चों को इस बार सीधे जूते, मोजे और स्कूल बैग देने की जगह उनके अभिभावकों के खातों में पैसे भेजेगी। बेसिक शिक्षा परिषद सभी बच्चों के अभिभावकों के खातों में 1100 रुपए भेजेगी, जिसमें 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए, स्वेटर के लिए 200, जूते मोजे के लिए 150 रुपए और 150 रुपए स्कूल बैग के रूप में देगी। इसको लेकर जल्द ही फैसला हो सकता है। आज चंदौली में एक कबाड़ की दुकान पर परिषदीय स्कूलों की सरकारी किताबें मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक शख्स भारी मात्रा में परिषदीय स्कूलों की किताबें लेकर एक कबाड़ी की दुकान पर पहुंचा। तभी स्थानीय लोगों ने इसकी खबर शिक्षा विभाग को दे दी, जिसके बाद चंदौली की बीएसए एसके सिंह खुद कबाड़ी की दुकान पर पहुंच गए। खुद कबाड़ में पड़ी किताबों की जांच की। चंदौली में 1185 परिषदीय सरकारी स्कूल हैं। ऐसे में जिला शिक्षा विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर किस स्कूल से इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी किताबों को चुराकर कबाड़ में बेचा गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किताबें लेकर पहुंचा शख्स मौके से फरार होने में कामयाब रहा। और यूपी विधानसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन किसकी कैसी तैयारी है और कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। भारतीय जनता पार्टी शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी आयोजित करने जा रही है। इस संगोष्ठी में भारतीय जनता पार्टी के आला नेता खुद शिरकत करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कानपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बनारस में भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री सुनील बंसल विधानसभाओं में जाकर प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी में शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने इस संगोष्ठी के लिए तय किया है कि इन संगठनों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दूर रखा जाएगा और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, शिक्षक, चिकित्सक, सीए, पढ़ा लिखा किसान, पढ़े लिखे व्यापारियों को करीब 300 से ज्यादा की संख्या में एक संगोष्ठी में बुलाया जाएगा। 5 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये चुनावी वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याण के कार्य किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडा थे केंद्र सरकार के, जो घोषणा पत्र में जो चीज़ें कही थी, उन सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने पूरा किया। सपा नेता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले छोटी पार्टियों को न्योता देते हुए सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। अभिषेक मिश्रा ने कहा कि 2022 में मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही होगा। उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव सीधा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होने जा रहा है और कोई भी छोटे दल जो हैं वो अगर साथ आके लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। 2022 चुनाव को लेकर प्रदेश के छोटे बड़े सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में निषाद पार्टी ने आने वाले चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की बात एक बार फिर साफ तौर पर कही, लेकिन इसी के साथ प्रदेश की 70 सीटों पर निषाद पार्टी का उम्मीदवार उतारने की बात भी कही है। हालांकि अभी दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात नहीं हुई है। तो वहीं लखनऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने विपक्षी पार्टी सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा, साथ ही सरकार से कुछ बड़ी मांगे भी की। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्लाह अंसारी की, जो सपा में शामिल करवाने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भाई के सपा में शामिल होने के बाद अब मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास भी सपा का दामन थामेगा। हरदोई में आज यही सवाल जो अखिलेश यादव से किया गया तो उन्होंने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे पर क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। सर, मुख्तार अंसारी के भाई की एंट्री सपा में हुई है, बेटे अब्बास की एंट्री कब होगी?
समाजवादी पार्टी में जो आना चाहेंगे समाजवादी पार्टी में लेना शुरू कर दिया जाएगा। और सम्मान देने का काम आपके जिले से अच्छा कौन जानता है? अरे भाई अपने जिले का पूछते तुम, कहाँ तुम गाजीपुर का पूछ रहे हो आखिरी बॉर्डर का। लखनऊ और आगरा के बाद आम आदमी पार्टी ने नोएडा में तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली। इस दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में संकल्प तिरंगा यात्रा निकाले जाने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 4 से तिरंगा संकल्प यात्रा की शुरुआत की। प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के मुताबिक तिरंगा संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश की जनता को ये बताया जाएगा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म होगा और विकास की गंगा बहेगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को अब उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक यात्रा लगातार जारी है और आज आम आदमी पार्टी ने लखनऊ और आगरा के बाद नोएडा में भी तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली है। और आप देख सकते हैं ये आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका नेतृत्व खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करेंगे। तो यार और बता रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विकास किया है और दिल्ली के विकास मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। और यही बात बताने के लिए आम आदमी पार्टी अब तिरंगा संकल्प यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अब भ्रष्टाचार खत्म होगा और विकास की गंगा बहेगी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी न्यूज ने कबड्डी टीम यूपी योद्धा के साथ करार किया है। यूपी योद्धा का प्रिंसिपल स्पॉन्सर एबीपी नेटवर्क बना है। यूपी योद्धा प्रो कबड्डी लीग की टीम है। कबड्डी को बढ़ावा देने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एबीपी न्यूज के सीईओ ने आगे कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि जो भी हमारी सीमा है उसमें हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की जर्सी में सीने पर एबीपी का लोगो होगा जो इन्हें बढ़ावा देगा।